नमस्कार। वेलकम टू स्पेस स्टार। 17 अक्टूबर 2017 की रात को हवाई में लगे पेन स्टार टेलीस्कोप ने स्पेस में एक बहुत ही अजीब चीज को डिटेक्ट किया। यह ना तो कोई स्टार था, ना ही कोई कॉमेट और ना ही कोई साधारण एस्ट्रॉयड। इसका शेप अब तक देखे गए एस्ट्रॉयडों से बिल्कुल अलग था। देखने में एक सिगार के शेप जैसा लगता था। इसे तब डिटेक्ट किया गया जब ये हमारे सन को ऑर्बिट करके हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की ओर जा रहा था। जब इसकी और स्टडी की गई तो एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। एस्ट्रोनॉमर्स को इस ऑब्जेक्ट की जिस बात ने हैरान किया वो था इसका ऑर्बिट। तो देखो, जो भी ऑब्जेक्ट जो सन को ऑर्बिट करते हैं उनका ऑर्बिट या तो सर्कुलर शेप का होता है या इलेप्टिकल शेप का, बट इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट हाइपरबोलिक था। दैट मीन्स कि यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया वन आई ओमुआमुआ, जहां वन आई का मतलब है फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। 30 अगस्त 2019 को एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जिसे नाम दिया गया टू आई वोरिसोप। 1 जुलाई 2025 की रात को चिली में लगे एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलास टेलीस्कोप ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो गैलेक्टिक सेंटर के सामने से गुजर रहा था, जिसे नाम दिया गया A11PL3Z। जब इस ऑब्जेक्ट की एस्ट्रोनॉमर्स ने और स्टडी की तो पता चला कि यह ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है ना, बट ये हमारे सोलर सिस्टम का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट 6 to 11.6 की एक्सेंट्रिसिटी के साथ इस ऑब्जेक्ट की ट्राजेक्टरी हाइपरबोलिक थी। तो देखो, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का ऑर्बिट सर्कुलर होता है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 के बराबर होती है, और जिन ऑब्जेक्ट की एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच होती है उनका ऑर्बिट इलेप्टिकल होता है। हमारे सोलर सिस्टम में मेजर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स का ऑर्बिट इलेप्टिकल है। अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है तो उन ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट पैराबोलिक होता है। ऐसा ऑर्बिट ज्यादातर उन ऑब्जेक्ट्स का होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बॉर्डर के पास स्थित होते हैं। दैट मीन्स हूट क्लाउड के पास या हूट क्लाउड में स्थित होते हैं। बट जिन ऑब्जेक्ट की एक्सेंट्रिसिटी 1 से अधिक होती है वो ऑब्जेक्ट्स हूट क्लाउड से भी दूर के होते हैं। हूट क्लाउड वो जगह है जहां तक सूर्य की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रहता है। हूट क्लाउड की डिस्टेंस की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हूट क्लाउड का इनर एज सन से अप्रोक्स 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पर शुरू होता है और हूट क्लाउड का आउटर एज 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक हो सकता है। यह डिस्टेंस अप्रोक्स 1.58 लाइट ईयर्स के बराबर है, यानी लाइट को भी इसे पार करने में लगभग 1.5 साल लग जाएगा। इस डिस्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट आज सन से अप्रोक्स 168 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जा चुका है और 61,200 किलोमीटर 61,200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हमसे दूर जा रहा है। वॉयेजर 1 को भी हूट क्लाउड तक पहुंचने में 300 साल से भी अधिक का टाइम लगेगा और इसे पार करने में वॉयेजर 1 को लगभग 30,000 साल से भी अधिक का समय लगेगा। हूट क्लाउड तक ही हमारे सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है और यही हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा है, और जो भी ऑब्जेक्ट इससे बाहर से आता है उसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से अधिक होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट हाइपरबोलिक होता है और ऐसे ऑब्जेक्ट सन को सिर्फ एक बार ऑर्बिट करके सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। A11PL3Z नामक इस ऑब्जेक्ट की स्टडी में पाया कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी 6.2 है। दैट मीन्स इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक है, इसलिए इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया और A11PL3Z से नाम बदलकर इसका नाम 3I/Atlas रख दिया गया। बट यह हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यह ऑब्जेक्ट पहले आई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आने वाला यह ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। यह अब तक के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्टों में सबसे बड़ा है और इसकी एक्सेंट्रिसिटी भी सबसे अधिक है, और हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट पहले आए दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा दूर से आया हो।
और इस समय यह 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस समय यह ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इंटरस्टेलर स्पेस को समझने की सबसे बड़ी उम्मीद बना हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह ऑब्जेक्ट क्या और कैसा है, और क्या यह ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकरा सकता है या नहीं। नाउ इनिशियली जब एटलास टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया था ना, तब इस समय इसके आसपास कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया गया था। इसका मैग्नीट्यूड भी सिर्फ प्लस 18.8 का है। अब मैग्नीट्यूड को आप ऐसा यूनिट मान सकते हो जो कि यह बताता है कि कोई सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ब्राइट है और कितना डिम दिखता है। जिस चीज का मैग्नीट्यूड जितना कम होता है वह ऑब्जेक्ट उतना ही ब्राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सन का मैग्नीट्यूड -26.832 है, और स्पेस में छोटे मोटे टेलीस्कोप से देखे जाने वाले स्टार्स भी करीब +6 के मैग्नीट्यूड्स के होते हैं। बट +18.8 मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस के मामले में इतना धुंधला नंबर है कि इसे सिर्फ बड़े बड़े टेलीस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, वो भी तब जब इस चीज को ही स्पेसिफिकली फोकस में रखा जाए। काम थोड़ा मुश्किल था, बट अभी तक जितना भी ऑब्जर्वेशन का डेटा आया है उसके मुताबिक टेलीस्कोप ने इसके आसपास गैसेस को डिटेक्ट किया है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसे रिसेंटली हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के ज्यादा प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का सॉलिड न्यूक्लियस धूल और गैस के घने बादलों यानी कोमा से ढका हुआ है। हबल स्पेस के डेटा के बेसिस पर एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके न्यूक्लियस के रेडियस की अपर लिमिट 2.8 किलोमीटर सेट की है। इसका न्यूक्लियस इससे बड़ा नहीं हो सकता, और शायद यह काफी छोटा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके मिनिमम साइज का एक एस्टीमेट भी लगाया है। अगर इसकी एक्टिविटी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के सम्मिश्रण से हो रही है तो इसका न्यूक्लियस का रेडियस कम से कम 0.6 किलोमीटर छोटा हो सकता है। 3i/एटलास एक एक्टिव कॉमेट है। जब कोई कॉमेट सन के पास जाता है तो सूरज की गर्मी के कारण उसकी बर्फ पिघलने लगती है और उसके सरफेस से गैसेस और डस्ट निकलती है, जिससे कॉमेट के आसपास ब्राइट कोमा बनता है और उसके पीछे एक टेल बनती है। 3i/एटलास की इस हबल स्पेस द्वारा ली गई इमेज में पता चलता है कि इसके पीछे एक छोटी टेल भी है, जो सन के रेडिएशन के प्रेशर के कारण सन के अपोजिट डायरेक्शन में है। और 6 अगस्त 2025 को इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व किया गया, और स्पेयर एक्स ने 7 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक इसकी ऑब्जर्वेशन की। इन दोनों की ऑब्जर्वेशन से जो डेटा मिला वो चौंकाने वाला था। तो देखो, यह है वो इमेज जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, और यह है वो इमेज जिसे स्पेयर एक्स ने कैप्चर किया है। इन दोनों के डेटा से कंफर्म होता है कि इस पर आइस के फॉर्म में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रेशियो 8+-1 है, जो सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले कॉमेट से कहीं ज्यादा है। और यह रहा दोनों के डेटा का कंपैरिजन। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 3i/एटलास की डिस्कवरी एटलास टेलीस्कोप ने की थी, बट इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, वेरी लार्ज टेलीस्कोप और दुनिया भर की दूसरी ऑब्जर्वेटरीज ने भी इसका ऑब्जर्वेशन किया है। और फ्यूचर में जब यह मार्स के पास से गुजरेगा तब इसे मार्स पर मौजूद ऑर्बिटरों द्वारा भी इसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। अभी ये जुपिटर के ऑर्बिट के पास है, और इसके बाद यह मार्स के ऑर्बिट में आएगा, जहां अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली यह मार्स के करीब 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर पहुंच के मंगल के सबसे करीब से होकर गुजरेगा। और 19 अक्टूबर 2025 के दिन ये पेरिहेलियन पहुंचकर अक्टूबर 2025 के एंड में सन के सबसे करीब से गुजरेगा, जब इसके और सन के बीच की दूरी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से थोड़ी ही कम होगी। पर बदकिस्मती की बात यह है कि जब यह सन के सबसे नजदीक होगा तब यह सबसे ब्राइट होगा, तब इसे धरती से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह उस समय सन के पीछे होगा। बट दिसंबर 2025 की शुरुआत में इसके फिर से दिखने की उम्मीद है, जब एस्ट्रोनॉमर्स को इसे स्टडी करने का एक और मौका मिलेगा।
और जब यह सन के पास होगा तब सन की ग्रेविटी के कारण इसके ऑर्बिट की ट्राजेक्टरी थोड़ी बेंड हो जाएगी, जिससे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और आने वाले कुछ सालों में ये उसी डायरेक्शन से हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इससे हमारी धरती को कोई खतरा है? तो यह 19 दिसंबर 2025 के आसपास ये हमारी धरती से 1.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से गुजरेगा। यह डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि हम सेफ भले ही हैं, बट ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स और इंटरस्टेलर स्पेस को समझने की, क्योंकि इसके जाने के बाद अगला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमें इसे क्लोज से ऑब्जर्व करने के लिए दो विंडोज मिलेंगी। पहली तब जब यह मार्स के पास से गुजरेगा, उस समय मार्स पर मौजूद ऑपरेशन ऑर्बिटर्स जैसे मार्स रिकॉग्निसेंस, मेविन, टियानवान-1 और होप द्वारा ज्यादा से ज्यादा डेटा कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। और फिर दूसरी विंडो हमें दिसंबर 2025 में मिलेगी, जब ये हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा। तब इसे न्यूली ऑपरेशन वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के ऑप्टिकल लेंस द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। तभी हमें इसकी क्लियर इमेज और डेटा मिलेगा। यह कहां से आया यह जानना लगभग असंभव है। इसकी ट्राजेक्टरी सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आ रही है। अनुमान है कि यह 7.6 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। 3i सेलेस एटलास हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। फ्यूचर में जब इसकी और ऑब्जर्वेशन की जाएगी तब हमें इसका करेक्ट डेटा मिलेगा। 3i सेलेस एटलास जैसे ऑब्जेक्ट्स हमें दूसरे स्टार के अराउंड प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कभी ना कभी किसी ना किसी सोलर सिस्टम के पार्ट रहे होंगे। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की डाइवर्सिटी। ओमुआमुआ एक रॉकी सिगार के शेप जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट था। डेरिसोप एक नॉर्मल कॉमेट था और एटलास की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह दिखाता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में भी बहुत डाइवर्सिटी है। ऐसे ऑब्जेक्ट हमें किसी रियल एलियन ऑब्जेक्ट की स्टडी करने का मौका देते हैं, जो ऐसे एनवायरनमेंट में बना हो सकता है जो हमारे एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग हो सकता है। वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसी नई और पावरफुल टेलीस्कोप शुरू होने से एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि फ्यूचर में वो और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी कर पाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA कॉमेट इंटरसेप्ट नाम का एक एम्बिशियस मिशन डेवलप कर रही है। इस स्पेसक्राफ्ट को 2029 में लॉन्च किया जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट स्पेस में एक पार्किंग ऑर्बिट में रहेगा और यह किसी लॉन्ग पीरियड कॉमेट या एस्ट्रॉइड फॉर एग्जाम्पल ओमुआमुआ या एटलास जैसे किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के आने का इंतजार करता रहेगा और फिर उसे इंटरसेप्ट करके करीब से स्टडी करने के लिए आगे बढ़ेगा। ओमुआमुआ को भी तब डिटेक्ट किया गया था जब यह हमारे सन को ऑर्बिट करके हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की ओर जा रहा था। इसलिए हमारे पास इसका ज्यादा डेटा नहीं है, पर यह हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं था। इससे पहले और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आए हों, बट हम उन्हें कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि हम इसके कैपेबल ही नहीं थे। और हो सकता है कि धरती पर जीवन ऐसे ही किसी एस्ट्रॉइड के द्वारा आया हो। इसलिए हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए जिससे हमें इस यूनिवर्स के बारे में को और अधिक जानने में मदद मिलेगी। बट यह अभी अंत नहीं है, ये अभी शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।